नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। दिन भर की भागम भाग के बीच अगर आप आज की बड़ी खबरें मिस कर गए हैं तो अफसोस ना करें। आप ही के लिए हम लाए हैं 24 घंटे की बड़ी खबरों का पूरा डोज। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश में पर्दे के पीछे से किसने तैयार की तख्ता पलट की स्क्रिप्ट, पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगी अजातिका सिंह। क्या भारत विरोधी बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की अगली पीएम हो सकती हैं? रविकांत पूरी खबर बताएंगे आपको। सांसद ना होने के बावजूद लोकसभा में प्रियंका गांधी का जिक्र क्यों आया? वैभव पर अब संसद में बवाल की कहानी बताएंगे। लाल सूटकेस में डेड बॉडी और उसका गवाह एक गूंगा बहरा, फिर गुत्थी कैसे सुलझी? सूरज ओझा हमें समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए 36 घंटे हो चुके हैं। करीब 24 घंटे से शेख हसीना भारत में है, लेकिन बांग्लादेश में प्रधानमंत्री निवास में बवाल की जो तस्वीरें अब आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। 4 लाख लोग सड़क पर थे, हर तरफ इंसानी सैलाब था। ऐसी ही तस्वीरें थी और यही भीड़ गेट तोड़कर ढाका में प्रधानमंत्री आवास में घुसी थी। और जब बाहर निकली तो किसी के सिर पर कुर्सी थी, कोई पंखा लिए हुए था। एक ने तो रिक्शे पर सोफा ही लदा दिया था। छुरी चम्मच से लेकर बर्तन तक उठा लिए गए। लुंगी पहने एक शख्स को सिर पर बड़ा सा सोफा लाते हुए देखा। वॉशिंग मशीन से लेकर गमले तक चुराए गए। कपड़ों की गठरी, टीवी, रिवॉल्विंग चेयर, सूटकेस, गद्दे भी ले लिए गए। और तो और भीड़ ने पीएम हाउस में मुर्गी, बकरा, बतख, मछली तक पर हाथ साफ कर लिया। शेख हसीना भारतीय साड़ियों के प्रेम के लिए मशहूर है। प्रदर्शनकारियों ने आवास में घुसकर उनकी साड़ी पहनी और उनके कपड़े तक चुराए। जिस इमारत में भीड़ चिकन से लेकर बिरयानी तक की दावत उड़ा रही थी, वहां घुसना आम बांग्लादेशियों के लिए मुमकिन नहीं था। यही वजह है कि मौका मिला तो किसी ने भी हाथ साफ करने में देरी नहीं की। यहाँ तक कि महिलाएं भी पीछे नहीं थी। सोशल मीडिया पर एक महिला की तस्वीर वायरल हो रही है। महिला डियोर का सूटकेस लेकर जाती हुई नजर आ रही है। डियोर के सूटकेस की कीमत लाखों रुपए में होती है। 2 साल पहले श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ था। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़े जाने के बाद भीड़ राष्ट्रपति भवन में घुसी थी, जमकर लूटपाट की और सब कुछ उठा कर ले गई। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। भीड़ चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट कर रही है। घरों को आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। आग की लपटों में ये घिरा चटगांव का नवग्रह मंदिर है। भीड़ ने पहले मंदिर पर हमला किया, तोड़फोड़ की और फिर आग लगाने की कोशिश की गई। दंगाइयों ने मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर को भी निशाना बनाया, मूर्तियां तोड़ डाली और फिर मंदिर को आग लगा दी। हमले के बाद से ही बांग्लादेश में बचे कुचे हिंदू दहशत में हैं। एबीपी न्यूज ने ढाका के इस्कॉन मंदिर में रुके हिंदू परीक्षित गोविंद से हालात जानने की कोशिश की। आप लोग टेम्पल में कितने लोग रुके हुए हैं परीक्षित जी? टेम्पल में 200 डिवोटी है। 200 लोग? हाँ, 200 लोग। बांग्लादेश में कुल 64 जिले हैं। 27 जिलों में जमकर हिंसा हो रही है। अवामी लीग के नेताओं के साथ साथ हिंदुओं के घरों को भी टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक पिछले 36 घंटे में करीब 334 हिंदू घरों में तोड़फोड़, आगजनी की शिकायतें स्थानीय पुलिस के पास पहुंची हैं। 5 जिलों में हिंदू मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पूजा करने आए लोगों और पुजारियों के साथ मारपीट हुई है। कुछ मंदिरों में मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर सरकार सतर्क है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में क्या कहा, सुनिए। What was particularly worrying was that minorities, businesses and temples also came under attack at multiple locations. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. बांग्लादेश में हिंदू हमेशा से कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। 1947 में बांग्लादेश में 30% हिंदू थे। 1974 में घटकर 13.5% रह गए। 2011 में बांग्लादेश में 10% हिंदू थे। 2022 आते आते 8% हो गए। 2021 में बांग्लादेश कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया था। सैकड़ों हिंदू मारे गए थे। कई मंदिरों को तोड़ दिया था। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश से भी अल्पसंख्यक रेत की तरह छलनी से छनते जा रहे हैं। 2016 तक औसतन रोज 632 हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा। तख्ता पलट के बावजूद बांग्लादेश में हिंसा थमती नजर नहीं आ रही है। पिछले 24 घंटों में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। चिटगांव में 6 से ज्यादा पुलिस स्टेशन में आग लगाई जा चुकी है, तो जशोर में कई होटलों में भी आग लगाई गई है।
धुंधु कर जलता इस होटल का नाम जब्बीर इंटरनेशनल होटल है। होटल के मालिक का नाम शाहीन चकलादार है। शाहीन आवामी लीग के नेता हैं। आवामी लीग शेख हसीना की पार्टी है, इसलिए दंगाइयों ने होटल को आग लगा दी। आग लगाने के वक्त होटल में 80 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें से 24 की जलकर मौत हो गई। होटल के अलग अलग फ्लोर पर आग के झुलसे हुए लोगों के शव मिले। चटगांव में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर धावा बोल दिया। 6 पुलिस थानों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। शेख हसीना के देश छोड़ के जाने के बावजूद बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। दिन ही नहीं रात में भी उपद्रवियों के झुंड शहर शहर शमशान बना रहे हैं। ढाका के साथ चटगांव, जयशोर, रंगपुर, नारायणगंज में भयंकर दहशत का माहौल है। आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को घर से घसीटकर मारा जा रहा है। ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में भी आग लगाने की कोशिश की गई। ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 2010 में की गई थी। सेंटर में 21,000 से ज्यादा किताबों वाली लाइब्रेरी है। ढाका में शेख हसीना की पार्टी के हेडक्वार्टर को खाक में मिला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने बंगबंधु म्यूजियम को भी फूंक डाला है। बांग्लादेश में 16 जुलाई को भड़की हिंसा में 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में जहां पुलिस थाने जलाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की मौत की खबरें बढ़ती ही चली जा रही हैं। बांग्लादेश में लगी विद्रोह की आग अमेरिका तक पहुंच गई है। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के दूतावास में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। नारे लगाते हुए भीड़ न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास पहुंची। रोकने की कोशिश की तो जबरन अंदर घुस गए। प्रदर्शनकारी लाल कपड़ों में थे, कुछ ने सिर पर लाल पट्टी भी बांधी थी। भीड़ ने दूतावास में तोड़फोड़ की कोशिश की। कर्मचारियों ने समझाया, इसके बावजूद भीड़ नहीं मानी। दूतावास के अलग अलग कमरों में घुस गई। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को हटा दिया। ढाका की तरह ही प्रदर्शनकारी दूतावास में मौजूद ऐतिहासिक चीजों को भी अपने साथ ले गए। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों का मकसद देश के उस नेता का नामो निशान मिटाना है, जिन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों के जुल्म को सहकर देश के करोड़ों बांग्लादेशियों को नर्क से निकाला था। ढाका में मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर हथौड़ा चला दिया गया। संसद भवन से लेकर पीएम आवास तक मुजीबुर रहमान की हर निशानी को मिटा दिया गया। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के संघर्षों की वजह से ही बांग्लादेश एक मुल्क के तौर पर वजूद में आया था। आज 53 सालों के बाद एक बार फिर से बांग्लादेश अपने वजूद के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना के इस्तीफा देने और बांग्लादेश छोड़कर भाग जाने के बाद बांग्लादेश की संसद को भंग कर दिया गया। अब सवाल यह है कि शेख हसीना के बांग्लादेश से चले जाने के बाद सत्ता कौन संभालेगा? क्या पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश में भी सेना प्रधानमंत्री बनाएगी और फौज ही सत्ता चलाएगी? महीने भर तक भयंकर हिंसा का तमाशा देख चुके ढाका में फौज का पहरा है। आर्मी गश्त लगा रही है, कर्फ्यू हटा दिया गया है, दफ्तर खोल दिए गए। बावजूद इसके हंगामा और हिंसा खत्म नहीं हो रही है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश की सत्ता पर अब कौन बैठेगा? बांग्लादेश की परंपरा कहती है कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है, देश के चीफ जस्टिस को देश चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। सन 1990 में बांग्लादेश के तत्कालीन चीफ जस्टिस कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सरकार के मुखिया बने थे। सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर एक अंतरिम सरकार बना सकते हैं। बांग्लादेश में नॉन पॉलिटिकल केयरटेकर गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमा ने 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनाने की बात कही थी। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार की रूपरेखा की घोषणा की गई है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के सामाजिक कार्यकर्ता और बैंकर, ग्रामीण बैंक के जरिए गरीबी हटाने वाले मिशन के लिए जाने जाते हैं। 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोहम्मद यूनुस फिलहाल पेरिस में है। यूनुस ने बांग्लादेश में बगावत को दूसरा मुक्ति संग्राम बताया। I'm seeing it in a different way. Today we are having a second Liberation Day. It's a fantastic celebration going all over the country. मोहम्मद यूनुस ने 2007 में पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। तब बांग्लादेश में फौजी हुकूमत थी और शेख हसीना जेल में थी। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में शेख हसीना का कट्टर दुश्मन माना जाता है। इसी साल जनवरी में श्रम कानून उल्लंघन के मामले में मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई थी। क्या अमेरिका ने बांग्लादेश में करवाया तख्ता पलट? बांग्लादेश हिंसा और शेख हसीना की गद्दी जाने को लेकर नई साजिश का इशारा। अमेरिका ने किया शेख हसीना का वीजा रद्द। बांग्लादेश की इन तस्वीरों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। एक हंसता खेलता लोकतंत्र अचानक मिट्टी में मिल गया। देखते ही देखते
30 दिनों के अंदर सब खत्म हो गया। अब सवाल है कि बांग्लादेश को कमजोर किसने किया? एक इंटरव्यू में शेख हसीना के बेटे ने माना है कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तान या अमेरिका हो सकते हैं। अमेरिका बांग्लादेश में कमजोर सरकार चाहता है। अमेरिका शेख हसीना को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए अमेरिका कठपुतली सरकार चाहता है। देश में सिचुएशन बहुत खराब है, लूटपाट चल रहा है सारा देश में। मुझे लग रहा है श्योर विदेशी ताकत है। सवाल है ऐसा क्यों? तो इसे लेकर कई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ। पता चला कि अमेरिका की नजर सेंट मार्टिन नाम के द्वीप पर थी, जिसे वो नेवल बेस बनाना चाहता था, लेकिन बांग्लादेश की तब की शेख हसीना सरकार इसके खिलाफ थी। इसलिए पर्दे के पीछे पाकिस्तान को आगे रखकर साजिश रची गई। जाने माने एक्सपर्ट ब्रह्म चिलानी ने भी इस तरह की लाइन पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, शेख हसीना ने बांग्लादेश को तेजी से आर्थिक विकास दिया, लेकिन शक्तिशाली बाहरी ताकतें उनके खिलाफ खड़ी थी। तीस्ता परियोजना भारत को देने के उनके फैसले से चीन नाराज हो गया, और तो और बाइडेन भी हसीना सरकार के पीछे पड़ गए। We welcome the announcement of an interim government and urge any transition be conducted in accordance with Bangladesh's laws. शेख हसीना ने नाम लिए बिना आरोप लगाया था कि अमेरिका बांग्लादेश में सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, बांग्लादेश में ईसाई राज्य बनाना चाहता है। अब अमेरिका कह रहा है कि शेख हसीना का अमेरिका में स्वागत नहीं है। क्या शेख हसीना को पहले से मालूम था कि उनकी जान खतरे में है? इस पूरे पिक्चर में भारत की भूमिका क्या रही? 31 जुलाई से 5 अगस्त के बीच की इस पूरी थ्योरी में कुछ नई डिटेल्स भी सामने आई है। बांग्लादेश का पीएम हाउस कुछ ऐसा दिखता है। ढाका में प्लेन के मजे लिए जा रहे हैं, लोग अपने बच्चों को इसमें बैठा रहे हैं। अराजकता की तस्वीरें बांग्लादेश का मुस्तकबिल बनती जा रही हैं। लेकिन जिस वक्त बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा था, आरक्षण के नाम पर तख्तापलट का खाका खींचा जा रहा था, तब शेख हसीना ने अपने पुराने दोस्त भारत से मदद मांगी। सूत्रों के मुताबिक 31 जुलाई को ढाका में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी। पता चला है कि भारत के राजदूत प्रणय वर्मा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। सोर्सेस के मुताबिक उस वक्त हसीना ने प्रणय को अपनी जान के खतरे के बारे में बताया। इस बातचीत में हसीना ने दावा किया कि विरोधी ताकतें कैसे पीएम हाउस पर हमला कर उन्हें मारने की प्लानिंग कर रही हैं। इसके बाद प्रणय वर्मा ने ये जानकारी नई दिल्ली के साथ शेयर की। 5 अगस्त को बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई शेख हसीना की सरकार गिरी, लेकिन चूंकि हसीना पूरी साजिश जानती थी, इसीलिए 3 दिनों का पब्लिक हॉलिडे पहले से ही अनाउंस किया गया था, ताकि जनता को तकलीफ ना हो। इसके बाद सेना को हालात संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वकारुज्जमान शेख हसीना के करीबी हैं और नई दिल्ली से भी बेहतर संबंध है। इसीलिए कहा गया कि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो शेख हसीना को 45 मिनट का सेफ एग्जिट दिया गया। Requested approval to come for the moment to India. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना ने भारत सरकार से इस मामले में मदद मांगी थी, लेकिन भारत सरकार सीधे तौर पर इसमें दखल देकर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना को भारत आने की बात कही। ढाका में सत्ता परिवर्तन के बाद एक और नया सवाल सामने आ गया है। क्या अब भारत के बॉर्डर पर एक नया पाकिस्तान बनने वाला है? शेख हसीना के बेटे ने कहा कि आईएसआई ने ही हिंसा को भड़काया था। दरअसल बांग्लादेश के मौजूदा हालात को पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहा है। 2 दिन से रावलपिंडी में मीटिंगों का दौर जारी है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की उस जमाते इस्लामी और बीएनपी की स्टूडेंट विंग को सपोर्ट करने वाली आईएसआई ही थी। मुझे श्योर लग रहा है कि आईएसआई का हाथ है, क्यों? सो उनको तो बंदूक कोई ना कोई दिया, ये श्योर आईएसआई दिया। अब बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ खड़े होने वालों पर भी एक्शन हो रहा है। बांग्लादेश के पूर्व आईटी मिनिस्टर अहमद पलक को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल भी किए गए हैं। मेजर जनरल जियाउल अहसन को हटा दिया गया। सेना ही संभालेगी अब विदेश मंत्रालय का जिम्मा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल विदेश विभाग देखेंगे। सेना का दावा है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उससे लगता है कि सेना के कई अधिकारी ही शेख हसीना के खिलाफ थे, क्योंकि पीएम हाउस में कुछ जवान शेख हसीना की तस्वीर उतारते दिखे तो कुछ ऐसे थे जो गोलियां चलाकर जश्न मना रहे थे और स्टूडेंट्स के साथ नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच बांग्लादेश पुलिस एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। पुलिस वालों की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से चौकियों को टारगेट करके पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, ऐसे हालातों में जान जोखिम में नहीं डाल सकते।
बांग्लादेश छोड़ने से पहले शेख हसीना के आवास पर क्या क्या हुआ, आखिरी 5 घंटे की जो टाइमलाइन आई है वो बहुत सनसनीखेज है। सोमवार दोपहर 2 बजे पूरी दुनिया ने देखा कैसे एक चुनी हुई लीडर बांग्लादेश की पीएम मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठकर देश से बाहर निकली। उनके साथ उनकी छोटी बहन भी मौजूद थी। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? सोमवार सुबह लगभग 8 बजे शेख हसीना के ऑफिस से तीनों सेनाओं के प्रमुखों और पुलिस महानिरीक्षक को अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल किया गया। 10:30 बजे मीटिंग शुरू हुई, जिसमें शेख हसीना ने सभी अफसरों पर नाराजगी जाहिर की क्योंकि हालात बेकाबू हो रहे थे। मीटिंग में आर्मी चीफ ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इस स्थिति को बलपूर्वक नहीं संभाला जा सकता, लेकिन शेख हसीना इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई। 11:30 बजे आर्मी चीफ दोबारा पीएम हाउस पहुंचे और उन्होंने पीएम को बताया कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। शेख हसीना ने सख्ती बरतने को कहा, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, सख्ती का कोई फायदा नहीं होगा। 12:20 पर तीनों सेना के प्रमुखों ने शेख हसीना से इस्तीफा देने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 10 मिनट बाद बहन ने भी मनाया, लेकिन हसीना इस्तीफे पर राजी नहीं थी। दोपहर 12:50 पर आर्मी चीफ ने अमेरिका में शेख हसीना के बेटे को फोन लगाया और उन्हें पूरी बात बताई। सजीब वाजेद ने मां से बात की। इसी के बाद हसीना इस्तीफे को राजी हुई। दोपहर 1:30 बजे शेख हसीना अपनी छोटी बहन रेहाना के साथ तेजगांव के पुराने हवाई अड्डे पर बने हेलीपैड पर पहुंची। पीएम हाउस से उनका जरूरी सामान वहीं मंगा लिया गया। फिर सभी लोग बंग भवन गए। पीएम हाउस पर इस्तीफे की रस्म पूरी हुई। शेख हसीना वापस हेलीपैड पर आई। वो अपने साथ क्या क्या लेकर गई, इसकी भी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद घटनाक्रम तेजी से बदलता जा रहा है। एक तरफ नई अंतरिम सरकार के लिए सेना और छात्र संगठनों के बीच बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी ओर हसीना के विरोधियों के भी अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं। इन्हीं में एक नाम खालिदा जिया का है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया नजरबंदी से रिहा हो गई हैं। खालिदा जिया बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चीफ हैं। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में खालिदा जिया भी प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं। Miss Khalida Zia, she got released today. She got her passport. I hope she will take her treatment in abroad. सवाल ये है कि ऐसे में क्या भारत के लिए टेंशन बढ़ेगी? खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे हैं। जियाउर रहमान की 1981 के तख्ता पलट में हत्या कर दी गई थी। पति की हत्या के बाद खालिदा ने राजनीति में एंट्री की। 1991 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। खालिदा जिया को भारत विरोधी माना जाता है। चुनाव में खालिदा जिया ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। जिया की पार्टी BNP बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी की सपोर्टर है। 2001 से 2006 तक खालिदा जिया की सरकार में जमाते इस्लामी भी शामिल थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में इसी संगठन का नाम आता है। करीब 3 दशकों से बांग्लादेश की सत्ता शेख हसीना और खालिदा जिया के इर्द गिर्द ही रही। राज परिवारों की वारिस शेख हसीना और खालिदा जिया को बैटलिंग बेगम भी कहा जाता है। राजस्थान में भारी बारिश से तबाही, 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, कई रूट्स पर ट्रेन भी कैंसिल हुई। तेज रफ्तार पानी कैसे सब कुछ बहा ले जाता है वो देखिए। ये छोटा ट्रक पानी में ऐसे बह गया जैसे कोई पत्ता हो। ये वैन भी पानी में बह गई। जल प्रलय की ये तस्वीरें राजस्थान के बूंदी से आई हैं। लगातार हो रही बारिश से बूंदी में नदी नाले उफान पर हैं। नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। कई गांव में पानी भर गया, रास्ते पानी में डूब गए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया है। बूंदी में 48 घंटे से तेज रफ्तार बरसात हो रही है। यहाँ 8 इंच से ज्यादा पानी बरस चुका है। कई नदियों के पुल पानी में डूब गए हैं। हालांकि जान जोखिम में डालकर लोग इन पुलों को पार कर रहे हैं। पाली में बारिश ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ 24 घंटे में 13 इंच बरसात हुई। बरसात के लिए तरसने वाले पाली में इतनी बारिश हुई कि 56 कॉलोनियां पानी में डूब गई हैं। कई रिहायशी इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। सड़कें दरिया बनी हुई हैं। 12 कॉलोनियों का संपर्क शहर से कट गया है। पाली मारवाड़ रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। इससे ट्रैक को बंद करना पड़ा और रेल ट्रैफिक थम गया। जैसलमेर के रेतीले इलाके पानी में डूब गए हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद कायके नदी उफान पर है। नदी के बीच बना चुंधी गणेश मंदिर के अंदर तक पानी भर गया है। चुंधी गणेश की प्रतिमा पानी में डूब गई है।
जान जोखिम में डालकर इस नज़ारे को देखने के लिए सैकड़ों लोग मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। राजस्थान के 17 जिलों में भारी बारिश हो रही है। 4 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मारवाड़ रीजन में तेज बारिश के चलते 6 ट्रेनें भी कैंसिल करनी पड़ी। टोंक में बाढ़ में बही रोडवेज की बस। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बस का ड्राइवर भी तेज रफ्तार पानी में बहा। आधी बस पानी में पूरी तरह डूब चुकी है। बस के पिछले हिस्से में खिड़की पर बस ड्राइवर खड़ा है। ड्राइवर को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। बस ड्राइवर के पास रेस्क्यू टीम का एक सदस्य पहुंचता है, लेकिन तभी एक छोटी सी लापरवाही और तेज रफ्तार पानी में बस ड्राइवर बह गया। ये रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें राजस्थान के टोंक से आई हैं। यहाँ मालपुरा का टोडी सागर बांध ओवरफ्लो होने लगा। बांध को पार करते समय रोडवेज की बस बह गई। बस में कोई सवारी नहीं थी। ड्राइवर बहुत देर तक तेज रफ्तार पानी में फंसा रहा। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को निकालने की कोशिश की, लेकिन छोटी सी लापरवाही के कारण ड्राइवर तेज रफ्तार पानी में बह गया। बांध ओवरफ्लो होने की वजह से आसपास के कई गांवों में पानी भर गया है। आसपास के रहने वाले 10 गांव के लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। घाट डूबे, अब सीढ़ियों तक घुस सकता है गंगा का पानी। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा का वाटर लेवल 66 मीटर तक पहुंच गया। गंगा में हर घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। अगर इसी तरह गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले 72 घंटे में वाराणसी के घाटों से ऊपर उठकर गंगा का पानी बनारस की गलियों में घुस सकता है। गंगा में नावों को बैन कर दिया गया है। घाट डूब गए हैं। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती छत पर कराई जा रही है। इस बीच वाराणसी के चौक थाना इलाके में कचौड़ी गली मणिकर्णिका द्वार के पास 2 जर्जर मकान गिर गए। मलबे में फंसे हुए लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू किया गया। वाराणसी में बीते 2 दिनों में तेजी से बढ़ा है गंगा का जलस्तर। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने को कहा है। हिमाचल में आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 8 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बादल फटने और भारी बारिश से जो तबाही हुई है, ये उसी के निशान हैं। हिमाचल प्रदेश में रामपुर से लाहौल स्पीति तक जल प्रलय के निशान दिख रहे हैं। रामपुर के स्मेज में बादल फटने के बाद हुई तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ दूर दराज फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। मंडी से सांसद कंगना रनौत उन जगहों पर पहुंची जहां बादल फटने से तबाही हुई है। कंगना ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। नरेंद्र मोदी जी 1800 करोड़ का पैकेज भेजा था उन्होंने, अब भी भेजेंगे वो, और वो जाएगा सुक्खू जी को। मैं कहूंगी कि एक स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए इन पे। बादल फटने से शिमला, मनाली और कांगड़ा में भारी नुकसान हुआ है। इन जिलों में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा में 16 लोगों की जान गई है, जबकि 30 से ज्यादा लापता हैं। लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण 87 सड़कें बंद हैं। लाहौल के म्याड़ घाटी में आई बाढ़ के कारण सड़कें बह गई हैं। कई गांवों का संपर्क कट गया है। किसानों की फसल भी डूब गई है। कुल्लू के मलाना में 31 जुलाई की रात बादल फटने से पार्वती नदी पर बना पुल बह गया था। पुल बहने से मलाना गांव का संपर्क देश दुनिया से कट गया था। उफनती नदी के ऊपर मलाना के लोगों ने खुद ही लकड़ी का अस्थायी पुल तैयार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में 8 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए यहाँ प्रशासन चौकस है। खराब मौसम के बीच केदार घाटी में पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। कल से शुरू होगी केदारनाथ की हवाई यात्रा। लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के बीच भी रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी। केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने के लिए छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर थी, सड़कों पर पानी भरा था। खराब मौसम के कारण चिनूक, MI-17 और सिविल हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे थे। इसके बाद भी सेना के जवानों ने हार नहीं मानी। आर्मी ने मंदाकिनी नदी पर सोनप्रयाग को गौरीकुंड से जोड़ने के लिए अस्थायी पुल बनाया और NDRF, SDRF के जवानों ने दूसरी तरफ फंसे लोगों को निकाला। सेना ने एक टेम्परेरी ब्रिज भी तैयार किया है। दरअसल इस टेम्परेरी ब्रिज के जरिए अब लोगों को इस नदी को क्रॉस कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि नदी उफान पर है और ऊपर से लोगों को निकालना बहुत मुश्किल है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे 150 से ज्यादा लोगों को निकाला गया।
जंगल चट्टी से 160 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद सोनप्रयाग पहुंचे थे। सीएम ने कहा कि जल्द ही केदार धाम की पैदल यात्रा शुरू होगी। हमारी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी यात्रा सुचारू रूप से चले और केदार घाटी पहले की तरह सामान्य स्थिति में आए। 6 दिन चले रेस्क्यू ऑपरेशन में करीबन 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। रास्तों की मरम्मत के बाद फिर शुरू होगी केदारनाथ की यात्रा। बदहाल अवस्था में मुंबई की सड़कों पर नजर आए पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली को किसी तरह सहारा देकर उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया गया। न ठीक से खड़े हो पा रहे हैं, न 2 कदम चल ही पा रहे हैं। खड़े होने के लिए भी सड़क किनारे पार्क की गई बाइक का सहारा लेते दिखे। किसी दौर में भारतीय क्रिकेट के चमकते हुए सितारे विनोद कांबली को ऐसी अवस्था में देखना किसी के लिए बहुत दुखदायी होगा। लेकिन मुंबई में सड़क किनारे विनोद कांबली इसी हालत में दिखे तो लोग चौंक गए। खड़े होने के लिए भी संघर्ष करते देख कांबली को कुछ लोगों ने शायद पहचान लिया। वो कांबली को सहारा देने के लिए आगे बढ़े और किसी तरह से विनोद कांबली को वहां तक ले आए जहां वो जाना चाहते थे। हैरानी की बात यह भी है कि विनोद कांबली नंगे पैर थे। इस दौरान विनोद कांबली दर्द से कराहते हुए भी दिखे। किसी दौर के बेहद टैलेंटेड क्रिकेटर विनोद कांबली को इस हालत में देखना उनके फैंस के लिए बहुत ही कष्टकारी होगा। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन विनोद कांबली एक समय सचिन तेंदुलकर के साथ ही रहे। कांबली ने भारत के लिए 104 वनडे खेले हैं। उन्होंने 17 टेस्ट मैच भी खेले। कांबली ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर रहा है 262 रन। 52 साल के विनोद कांबली को स्वास्थ्य की समस्या रही है, लेकिन उनकी ऐसी हालत हो गई है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर 18% जीएसटी के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के बाहर किया प्रदर्शन। मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट घटाने की मांग। संसद भवन के मकर द्वार के बाहर हाथों में प्ले कार्ड लिए विरोध प्रदर्शन में विपक्ष के दिग्गज मौजूद रहे। राहुल गांधी, शरद पवार, संजय राउत समेत दूसरे विपक्षी सांसद मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। विपक्ष मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दर घटाने की मांग कर रहा है। 5 अगस्त को यह मुद्दा संसद में भी उठा था। Reduce 18% GST on medical and health insurance. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 28 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी को हटाने की मांग की थी। वापस लेना चाहिए। तो हम तो जनहित में एक मुद्दा उठा रहे हैं कि लूट मत करो, कफन टैक्स मत लगाओ। गडकरी की चिट्ठी से साफ है कि मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी का विरोध बीजेपी के अंदर भी है। इसीलिए विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। महाराष्ट्र में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों पर गिरेगी गाज। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में पाला बदलने की सजा ऐसे विधायकों को विधानसभा चुनाव में मिलेगी। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों की अब खैर नहीं है। पार्टी उनसे हिसाब चुकता करने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कांग्रेस अपने विधायक सुलभा खोड़के, जिशान सिद्दीकी, हीरामन खोसकर, जितेश अंतापुरकर और मोहन हम्बर्डे का पत्ता काटने वाली है। महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक क्रॉस वोटिंग करने वाले इन 5 विधायकों को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। इन 5 विधायकों की जगह कांग्रेस नए चेहरों को मौका देगी। विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 2 ही सीटें मिल पाई थी। इस बीच विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में भी खासी हलचल है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आए हुए हैं। उनकी यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात का कार्यक्रम तय है। लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे का ये पहला दिल्ली दौरा है। इंडिया गठबंधन के दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी उद्धव ठाकरे मिलने वाले हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर किया प्रदर्शन। पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुई भिड़ंत। इंदौर में नगर निगम में फर्जी बिल समेत कई घोटालों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। धरने के बाद कांग्रेसियों ने निगम मुख्यालय में घुसने की कोशिश की। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड फांदकर अंदर घुसने लगे। तभी पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। करीब 10 मिनट तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत होती रही। ऐसा विश्वासघात किया कि उन्होंने नगर निगम 5 बार बनवाई। इन्होंने बिना काम किए बिल बनवा के 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करवा दिया। इंदौर में हंगामे के साथ ही मध्य प्रदेश में अगले 1 हफ्ते तक कांग्रेस के प्रदर्शन की शुरुआत हुई।
13 अगस्त तक मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस ऐसे ही प्रोटेस्ट करेगी। कांग्रेस 8 अगस्त को दतिया, 9 अगस्त को भिंड के लाहार, 12 अगस्त को सागर और 13 अगस्त को उज्जैन में प्रदर्शन करेगी। इन प्रदर्शनों में कांग्रेस नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव और अजय सिंह समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा की सभी 29 सीटों पर हार गई थी। ऐसे में इस तरह के विरोध प्रदर्शन के बहाने कांग्रेस सूबे में अपने संगठन को एक्टिव करने की कोशिश में जुटी हुई है। लोकसभा में प्रियंका गांधी के नाम का जिक्र आने पर हुआ भारी बवाल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में प्रियंका गांधी गई थी और इसी को लेकर हंगामा हो गया। चर्चा बजट को लेकर हो रही थी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे अपनी बात रख रहे थे। अदानी अंबानी का जिक्र करते हुए वो कह गए कि इनसे देश चलता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस AA कंपनी को आप कह रहे हो वो 4 लाख करोड़ रुपया इस देश के किट्टी में दे रही है, जिसके कारण ये देश चल रहा है। इसी दौरान निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर दोहरे मानदंड का आरोप लगाया। कह गए कि मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में तो प्रियंका गांधी भी थी। इस देश का कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो अंबानी के शादी में नहीं गया? कौन ऐसा आदमी है? इनके पार्टी के जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई? निशिकांत दुबे के इस दावे पर सांसद सुप्रिया सुले ने तीखा विरोध जताया। जिस शादी में प्रधानमंत्री जा सकते हैं उसमें क्या दिक्कत है किसी और को जाने के लिए? इट्स नॉट फेयर, सर, इट्स नॉट फेयर। शी इज नॉट अ मेंबर, सर, शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस and she did not attend. Let's go by factuals. The problem with the BJP is they do fake narrative. कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल भी भड़क उठे। उन्होंने स्पीकर पर सवाल उठाते हुए कहा कि निशिकांत दुबे को आप बोलने का पूरा मौका देते हैं और वो झूठ बोलकर चले जाते हैं। प्रियंका गांधी जी नॉट ए मेंबर ऑफ दिस हाउस। He told in this house that Priyanka Gandhi ji attended Adani's marriage, which is totally wrong, sir. Which is totally wrong. Every time he is telling this galat baat. You are allowing that also. You are allowing that. चर्चा देश के बजट पर हो रही थी, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते मुकेश अंबानी के बेटे के शादी तक पहुंच गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर जयपुर में हुआ भारी बवाल। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को घसीटकर हिरासत में लिया। सड़क पर लेटे प्रदर्शनकारी छात्र और उनको टांगे पकड़कर घसीटती पुलिस। पुलिस एक छात्र को घसीटकर बस के अंदर धकेलने की जुगत में लगी रही, लेकिन जोर आजमाइश दोनों तरफ से हुई। कुछ पुलिसकर्मी बस के अंदर पहुंचकर छात्रों को खींचने में लग गए। पुलिस और छात्रों के बीच ये जद्दोजहद बड़ी देर तक चली। ये सारा बवाल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर हुआ। छात्र संगठनों ने मंगलवार को जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर-बितर करने के लिए उन्हें खींचना शुरू कर दिया। फिर जबरदस्त खींचतान के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले छात्रों ने जयपुर में यूनिवर्सिटी कैंपस में राज्य सरकार का पुतला फूका। जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे थे तब पुलिस से गुत्थम गुत्था हो गई। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को विधानसभा उपचुनाव में उतार सकती है समाजवादी पार्टी। 10 में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के संभावितों के नाम तय हुए। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के स्टार सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे की लॉटरी लग सकती है। अवधेश प्रसाद के सांसद चुने के बाद खाली हुई इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उनके बेटे को उतारने का प्लान बना रही है। सूत्रों के मुताबिक मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद कैंडिडेट हो सकते हैं। कटहरी से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा, अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई करहल सीट से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम उम्मीदवार हो सकती है। कुंदरकी से पूर्व MLC हाजी रिजवान को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राणा को पार्टी ने टिकट देने के संकेत दिए हैं। बाकी बची 4 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी में मंथन जारी है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी भी कमर कसे हुए हैं। इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 30 मंत्रियों की टीम की
तीसरी बैठक ली। खास बात ये रही कि इस बैठक में पहली बार दोनों डिप्टी सीएम के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी शामिल हुए। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव कई मायनों में खास हो गया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार से बीजेपी के भीतर जैसे घमासान मचा है, उसे देखते हुए उपचुनाव की अहमियत बढ़ गई है। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर सूटकेस में मिला शव। जब इसका राज खुला तब पता चला कि इस हत्या में ऐसा शख्स शामिल था जो न तो बोल सकता था और न ही सुन सकता था। तारीख 4 अगस्त 2024, जगह मुंबई का दादर रेलवे स्टेशन, वक्त रात के 11 बजे, प्लेटफॉर्म नंबर 11। लाल रंग के इस बहुत ही वजनदार ट्रॉली बैग को ये आदमी खींचते हुए ले जा रहा था। वहां तैनात एक आरपीएफ कर्मचारी की नजर पड़ी तो उसने चेक किया। सूटकेस की चेन खोलते हुए उसके होश उड़ गए। सूटकेस के अंदर प्लास्टिक कवर में पैक खून से लथपथ एक डेड बॉडी थी। लेकिन ये मिस्ट्री तब गहराई जब सूटकेस ले जाने वाला आदमी गूंगा बहरा निकला। आपाधापी में जीआरपी ने साइन लैंग्वेज समझने वाले एक्सपर्ट को बुलाया। तफ्तीश आगे बढ़ी तब सारा राज खुला। मरने वाला 30 साल का अरशद अली शेख था, जिसकी हत्या में 2 लोग शामिल थे, जय चावड़ा और उसका साथी शिवजीत सिंह। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने आरोपी के फोन से उस दौरान का वीडियो भी बरामद किया जिसमें अली शेख को नग्न करके पीटा जा रहा है। संदिग्ध सा व्यक्ति जो काफी बड़ा बैग रखा हुआ था वो उसको मैनेज भी नहीं कर पा रहा था। बैग थोड़ा सा हल्का सा खुला हुआ था और उन्होंने जब अंदर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि काफी खून है और बॉडी उसके अंदर रखी हुई। यह हत्या मुंबई के पायधुनी इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी शव को ठिकाने लगाने के लिए तुतारी एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में आज हादसों का दिन भी रहा। आपको दिखाते हैं उत्तर से दक्षिण तक आग और सड़क हादसों की भीषण तस्वीर। लाल रंग की ये बस कर्नाटक रोडवेज की है जिसमें चलते चलते आग लग गई। ये वाकया हुआ शिमोगा जिले में। गनीमत ये रही कि इससे पहले ही यात्रियों को निकाल लिया था। इसके बाद बस धधकने लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बेंगलुरु में कल रात आधे घंटे से ज्यादा समय तक भारी बारिश हुई, लेकिन ऐसी बारिश में एक बस में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। दरअसल ये बेंगलुरु नगर निगम की इलेक्ट्रिक बस थी जिसमें चलते चलते अचानक धुआं निकलने लगा। इसके बाद यात्रियों को उतारा गया और बस देखते ही देखते आग में खाक हो गई। मुंबई से सटे नाला सोपारा में बीती रात एक चलती कार में आग लग गई। ये वाकया तब हुआ जब ये कार नाला सोपारा पूर्व के सेंट्रल पार्क के पास से गुजर रही थी। कार से धुआं निकलते ही कार चालक बाहर निकल आया और कार खाक हो गई। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा इलाके में यूपी सरकार की रोडवेज बस और एक प्राइवेट बस में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस ने रोडवेज बस को टक्कर मारी। उत्तराखंड के हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगते ही आसपास अफरा तफरी मच गई। आग इतनी बेकाबू हो गई थी कि बुझाने के लिए आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कपास के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। यहां पुणे की किसी प्राइवेट कंपनी का गोदाम था जिसमें बड़ी मात्रा में कपास रखा हुआ था। सब जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी।